हे लोकल टीवी के स्पेशल सीरीज ऑफ एपिसोड्स में हम आपको मिलाएंगे हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोगों से जिनकी कहानी आपके दिलों को छू जाएगी, जो हर रोज जीते हैं, संघर्ष करते हैं, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं और हम सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि जिंदगी के इस सफर में रुक जाना नहीं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। हाय, हे लोकल में आपका स्वागत है। एक नया सत्र जो हम लाए हैं पब्लिक को इंस्पायर करने के लिए, एक ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ को एक न्यू टर्न देंगे। रुक जाना नहीं। हे लोकल की स्पेशल सीरीज में आज है कहानी शिव शंकर की, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की दिन और रात मेहनत करके, दिन रात स्ट्रगल करके जिंदगी के एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। एक ऐसे मुकाम पर जहां पर उन्हें कई अवार्ड्स के साथ साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दिए गए। इसके बावजूद इनका संघर्ष आज भी जारी है। आइए सुनते हैं क्या है उनकी कहानी। तो हमारे आज के इस एपिसोड में रुक जाना नहीं के हमारे गेस्ट हैं शिव शंकर त्रिभुवन। नमस्कार। तो आप बताइए, आपका कैसे रही लाइफ जर्नी? आपने जो भी पाया है, कैसे आपने पाया है, उसके बाद आज भी आपकी संघर्ष आपका कहाँ तक है, कैसे चल रहा है? यस ज़रूर सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। संघर्ष तो मेरा जब स्टार्ट हुआ जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। 2007 में मेरे पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो जस्ट लाइक हम एकदम डब्बे में रहने वाले बच्चे थे, बहुत गोल्डन स्पून टाइप के बच्चे थे, बाहर का कुछ नॉलेज नहीं था। ऐसे समय जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो हम बहुत ज़्यादा परेशान किया, अभी कमाए क्या। ऑलमोस्ट सर सभी जन आ रहे थे, बोलेंगे कि पिताजी ने बहुत नाम कमाया लेकिन बच्चों को कुछ नॉलेज नहीं दिया। तो एक ऐसी परिस्थिति आई कि मैं सोच रहा था यार कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक 7 या 8 दिन बाद ही मैंने दूध डालना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज ही नहीं था कि मैं खुद दूध डालने का काम करता था सुबह मॉर्निंग में। फिर वहाँ पे मुझे जब कुछ 400 समथिंग कुछ तो मिलते थे, तो मैंने सोचा यार 400 बहुत कम है अपना घर चलाने के लिए। बड़ी बहन है, छोटी बहन है, मम्मी है। तो मॉर्निंग में दूध डालने का काम, उसके बाद फिर पेपर डालने का काम, ऐसे मैंने बेसिक स्टार्ट किया। और इतना निर्बुद्धि लड़का था मैं कि मुझे ट्रेन की ट्रैवलिंग समझ में नहीं आती थी सर, क्योंकि बचपन से ही पिताजी का इकलौता प्यारा बच्चा था, तो बाहर जाने का कभी मौका नहीं मिला और पब्लिक से डरता था मैं ट्रेन से जाने आने के लिए। तो एक बार मैं गलती से गया भी था डोंबोली काम करने के लिए, तो आते समय मैंने उल्लासनगरी गाड़ी पकड़ने से वो टिटोला गाड़ी पकड़ के वहाँ पे चला गया था। तो वो और कभी घर से बाहर नहीं निकला, तो घर वाले बहुत परेशान थे कि लड़का कभी बाहर नहीं निकला, बहुत डरे हुए रहते थे मेरे लिए। हाँ, इकलौता लड़का था, नॉलेज भी बहुत कम था तभी मुझे। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर तभी समझ में आया कि यार दुनिया में आए हैं तो काम कर प्यारे, बस हाथ जोड़ सबको सलाम कर। वो सारी दुनियादारी देखी, जब पैसे थे लोग आते थे। पिताजी एक्सपायर, सडनली मालूम पड़ा कोई किसी का नहीं होता है, हमें खुद को कमाना है, खुद को खाना है। धीरे धीरे वो स्ट्रगल स्टार्ट किया, मॉर्निंग दूध डालना, पेपर डालना, फिर कभी मैंने हमाली तक किए, मैंने टॉयलेट साफ़ किए ऑफिस में। बहुत ज़्यादा एक किस्सा सुनाना चाहूँगा, और बहुत दिल भर के आता है। जब मैं एक ऑफिस में मैं काम करता था, तो वहाँ पे एक पोछा मारने वाले अंकल थे। वो 2 दिन छुट्टी पे थे, तो मैंने वहाँ पे पोछा मारा, तो हमारे सर ने बोला तू ये काम करता है? बोला हाँ सर, मुझे घर में आदत है। तो वो इंसान 6 महीने तक वहाँ पे ऑफिस में पोछा मारने नहीं आया। तो मैंने सडनली सर को सही से ही पूछा, सर वो आदमी क्यों नहीं आ रहा, 6 महीने हो गए। मैंने बेटा वो काम छोड़ के चला गया। फिर मुझे 6 महीने बाद मालूम पड़ा कि उसको निकाल दिया है कि वो काम मैं फ्री में करूँ। तो बहुत बुरा लगा मुझे। एक्चुअली तभी मेरी सैलरी सिर्फ 800 रुपये थी। तो मैंने बोला चलो यार, वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है। और तब मैं ग्रेजुएशन में था। हाँ, मैं ग्रेजुएशन में था आरकेटी में। और वही बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे वो बाजू में क्लास में आते थे। मैं अंदर से कड़ी लगाता था, शर्ट फोल्ड करता था, अंदर पोछा मार के फिर बाहर सब साफ़ सफाई करके आता। थोड़ा गिल्टी फील होता था कि यार पढ़ाई करने के बावजूद भी पोछा मार रहा हूँ। उसके बाद मैंने टॉयलेट साफ़ किए। थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द होता था कि यार क्या करें आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई में भी नहीं अच्छा हूँ। लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बचपन में होने की वजह से तो कभी डिप्रेशन में आ गया, तो कहीं ग्राउंड में खेलने चले गए या कहीं रनिंग करने चला गया। जब मेरे पिताजी थे तो मुझे याद है कि मैं अगर कभी भी कोई बुखार आ जाए या कुछ बीमारी हो जाए,
तो सबसे पहले मैं ग्राउंड में खेलने चले जाता था। जब पसीना आता था या एक दो बॉल लगती थी बॉडी पे, तो जस्ट लाइक वो मेडिसिन खाने से जैसे अच्छे हो जाते वैसे मैं अच्छा हो जाता था। तो एक अच्छा लगता था कि मिट्टी में जाके खेलना है, पसीना आना चाहिए। फिर वहाँ से मैंने और एक दूसरी जगह पे जॉब ज्वाइन किया कि अभी सुबह 2 घंटे काम करने के बावजूद ऑफिस में करना सिर्फ मुझे 2,000 रुपये हाथ में आते थे। मतलब अभी इससे थोड़ा बड़ा। तो जब मैंने सैलरी के लिए वो सर को बोला कि सर 1 साल 1.5 साल हो गया, अभी सैलरी बढ़ाओ, तो उन्होंने बूढ़ा गर्व से बताया बेटा ठीक है तेरी सैलरी में बढ़ा दो, और उन्होंने सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए मुझे। तो बहुत बुरा लगा यार, मैं साल भर से काम कर रहा हूँ, वो आदमी पोछा मारते से 400 रुपये मिलते थे एक्स्ट्रा, तो वो भी मुझे नहीं मिल रहे, और साल भर बाद मुझे सिर्फ 100 रुपये मिले। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ कि नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो वो जॉब मैंने छोड़ दी। उसके बाद एक हमारे सर है, उनके पास में ऑफिस असिस्टेंट लगा। तो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी इनकम थी वो 3,000 रुपये। अच्छा लगता था कि यार बड़ी अमाउंट है, हाँ, कि 3,000 में कमा रहा हूँ। तभी भी मैं छोटे वो 3,000 कमाने के बाद भी मैं कैटर्स पे जाना, जैसे ऑर्डर पे लिए बच्चे जाते थे, तो इवनिंग में वहाँ पे भी जाता था। कि तो वो ज़माने में मतलब 2009-10 में कुछ 70 या 80 रुपये मुझे मिलते थे एक दिन के। उसके लिए मैं भी जाता था। मैं वो करते करते एक ऐसा समय आया कि यार नहीं, अभी मम्मी बीमार होने लगी, थोड़ा यंग हूँ तो मैं ज़रा और मेहनत करूँ तो थोड़ी और इनकम आए। तो सुबह दूध डालना, दोपहर में ऑफिस, और शाम को बास्किन एंड रॉबिन करके आइसक्रीम का पार्लर शॉप है, तो रात को 2 बजे तक मैं वहाँ पे भी काम करता था। तो ये ऐसा मेरा, क्योंकि दिमाग तो चल ही नहीं रहा था पढ़ाई में, तो क्या करे, तो हमारे के सिवा मुझे लगा कि कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, तो वो करने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से टाइम पे खाना, तो मुझे अपेंडिक्स हुआ था। ज़िंदगी के काफ़ी उतार चढ़ाव देखे शिवशंकर जी ने, और उसके बाद बोलते हैं ना कि रुक जाना नहीं। जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे चलते रहना है, संघर्ष करते रहना है, और किस्मत कहीं ना कहीं तो आपको साथ देती है। एक ऐसा मोड़ आया इनकी ज़िंदगी में जब उनको अनगिनत वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिलते गए। आइए जानते हैं उनके बारे में। फिर 2013-14 में जब मैंने स्केटिंग स्टार्ट किया, तो एक 2-3 महीने बाद ही टूर्नामेंट था। तो मेरे कोच सतीश कदम सर मुझे वहाँ पे लेके गए। तो मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे जाने के बाद सेफ्टी मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास स्किन सूट नहीं था और हेलमेट्स नहीं थे। तो मैंने बोला सर मेरे पास इतनी तो अमाउंट है नहीं, तो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ। तो एक्चुअली मेरे वहाँ की कंपटीशन की फ़ीस भी मेरे सर ने ही पे की थी। तो एक लड़की थी हमारे ग्रुप की, उसका स्किन सूट फटा था, तो वो स्किन सूट मैंने पहना, और उसके ऊपर मैंने टी शर्ट पहनी कि किसी को समझ में ना आना चाहिए कि ये गर्ल स्किन सूट इसने पहना है। और वैसे मेरा वो टूर्नामेंट का फर्स्ट फेज चला गया। तो वही टूर्नामेंट मेरे नाम के ऊपर जस्ट लिम्का रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे 6 या 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पे बने थे। जब नेक्स्ट टाइम में जब आया तो ये बहुत अच्छा फील हो रहा था कि यार मैंने रिकॉर्ड बनाया। मैंने बहुत जनों को बताया, हमारे एरिया में भी बताया, बहुत बड़े लोग थे उनको बताया। तो बोले यार ये पागलों वाली हरकत मत कर, तू बेटा तू कुछ कमा वगैरह। बोला नहीं, मुझे अच्छा लगा स्पोर्ट्स के लिए मैंने वो कर रहा था। 1-2 जनों ने तो मजाक भी बनाया कि यार तूने पैसे से बना के लाए होंगे। मैं बोला चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी मैं हर किसी को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत मन बहुत ठेस पहुंची होगी, बहुत ज़्यादा ठेस होगी। और ऐसे लोगों ने मुझे बोला कि मुझे विश्वास नहीं होता, जो मेरे प्रिय लोग हैं जिनके साथ मैं बैठता उठता हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो वो लोग नहीं पा पाए, यस, वो अचीव नहीं कर पाए, Yes. और आपने कर दिखाया, उन्हें आपका उल्टा गर्व- आपके लिए बहुत प्राउड फील होना चाहिए था। यस यस। तो वो आपको वो मोमेंट पे आपको कैसा लगा? वो मेरे दोस्तों को बोल रहा था यार देखो पढ़ाई में मैं आपसे कम हूँ, मुझे आज भी बहुत सारी चीज़ें लिखने नहीं आती, पढ़ने नहीं आती, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो वो तो मैंने हासिल कर ली, इसके लिए तो आप कम से कम मुझे शाबाश की दो। हाँ, बोले नहीं यार, शाबाशी देनी जरूरी है। हाँ, तो उन्होंने बोला तू बंदा झूठ बोलता बनता है। वैसा। यस ने उन्होंने बोला यार तू झूठ बोलता है, तूने कहीं पे भी छपा के लाया होगा। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहूँगा। फिर 1 साल बाद फिर से दूसरी टूर्नामेंट आई, तब मैंने गया, तब जाके मैंने फिर से फुल मेहनत करके, लेकिन उसके बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हो चुका था। एक्चुअली मेरे माँ को नहीं बता पाया कि एकलौता लड़का था, मेरी माँ खूब ज़्यादा डर जाती थी मेरे प्रति। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ स्केटिंग वजह से, तो बैकबोन पे मुझे इतना मार लगा कि मैं 3 दिन सो नहीं पाया, और मैंने किसी को नहीं बताया था। जब भी मैं नी बैंड करके स्केटिंग करता था बहुत ज़्यादा पेनिंग होती थी। वही प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हुए जब मैं रिकॉर्ड के लिए गया,
वो दर्द नहीं बता सकता हूँ मैं कि कितने हद तक मुझे दर्द होता था वो। तो मेरे कोच बोलते थे कोई बात नहीं, चैंपियन सब होते रहता है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, नेवर गिव अप, तू कंटिन्यू कर। तो हमारे ग्रुप में एक नानी थी जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन्होंने बोला अगर बेटा तू बाहर आ तुझे पत्थर से मैं मारूंगी, तुझे कौन सी भी हालत में ये पूरा करना है। तो इतना ज़्यादा पेन होता था सर, क्योंकि लॉस स्टॉप हमें राउंड अप करने पड़ते थे, बीच में रुक नहीं सकते थे। तो ये एक अच्छी वहाँ पे फैसिलिटी थी कि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होते थे। इमरजेंसी जैसे वर्कआउट होता था मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाता, मसाज करवाता था, ट्रीटमेंट करता, फिर से ग्राउंड में चला जाता था। लेकिन अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ किसी को, क्योंकि इतना दूर तो आ चुका हूँ मैं। ये सारी चीज़ें हुई तब मुझे मालूम नहीं था कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पे बनने वाला था। मैं यही सोच में था कि यार छोटा रिकॉर्ड बन जाएगा। सिर्फ बचपन में जब एक्शन टीवी था तो वहाँ पे देखते थे कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा है, वर्ल्ड वाइज बहुत फेमस है। मुझे प्रॉपर अभी भी बोलने नहीं आता गिनीज़ है या गिनीज़ है, उसका स्पेल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब वो मुझे मिला तो जब मैंने वो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा हाथ में, तो मैं एक्चुअली मेरे पिताजी को बहुत मिस किया मैंने, कि मेरे पिताजी होने चाहिए थे उस समय पे। उनको बहुत प्राउड था मेरे ऊपर, मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा। तब जब मैंने रिकॉर्ड लिया तो मेरा पनवेल में सत्कार हुआ था, तब मेरा दोस्त भी था। तो वो बोलता यार ये टाइम पास है सब रिकॉर्ड, मैं भी अपने बॉडी पे ज़्यादा टैटू निकालूँ तो मेरा भी रिकॉर्ड बन जाएगा। बोले यार वो अलग पार्ट है, कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हाँ ये स्पोर्ट्समैन अलग चीज़ है। मेरे कोच से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था कि मेरे कोच ने मेरे लिए सच में एक पिता के समान मेरे लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा 100% दिया। तो वो चीज़ें करते गया मैंने। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी अभी इंटरनेशनल जाना है। तो मेरी बहन वगैरह सब बोल रहे थे ठीक है हम ट्राई करेंगे, लेकिन अगर हम घर का कुछ सामान भी बेच दे, सोना भी बेच दे तो भी 50,000 के ऊपर नहीं आ सकता था। और मुझे लगभग चाहिए था कुछ 1.5 लाख रुपया। मैं बहुत लोगों के पास गया, तब 2-3 जनों ने तो मुझे देख के ही बोला स्पोर्ट्समैन हम स्पॉन्सरशिप नहीं देते। मतलब मैं स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि मैंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इससे मैं आगे जा सकता हूँ और भी। तो 2-3 जनों ने तो मुझे ऐसे बोला कि यार आप दूसरे वार्ड में रहते वहाँ पे जाके उनसे बात करो। मैंने बोला ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने इंडिया के लिए किया है, एक पर्टिकुलर वार्ड के लिए नहीं खेला है। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं इंडिया के नाम से जाना चाहता पूरी अचीवमेंट इंडिया की है, हमारे महाराष्ट्र राज्य की है। Yes. हर एक डिस्ट्रिक्ट और शहर की है हमारे। हूँ। यस जब मैं कर्नाटक में था तो मुझे महाराष्ट्र के नाम से जाने जाते थे कि ये महाराष्ट्र की टीम है। जब मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे इंडिया के नाम से जानेंगे। तो वहाँ पे कहीं पे ऐसा वार्ड वगैरह कुछ नहीं आता, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है, या तो मैं गलत हूँ या तो वो गलत है। हाँ, मुझे लगा कि मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ। फिर बाद में मैं बढ़ते गया। फिर एक ऐसा मौका आया कि मुझे बहुत लोगों ने बताया कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो, आपके पास जॉब नहीं है। तब मैंने महानगर पालिका में बॉस से लेटर्स दिए, बॉस नगर से होकर पास गया, उन्होंने मुझे लेटर रिकमेंडेड किया कि बच्चों को जॉब मिलना चाहिए, और मैंने वहाँ पे जॉब भी किया। 2 साल जॉब करने के बाद मालूम पड़ा कि यार जो मेरी फ़ाइल थी वो तो रद्दी में मेरे सामने ही पड़ी हुई है, इम्प्रूवमेंट आगे बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मुझे, यार मैं स्पोर्ट्स के लिए 24/7 काम कर रहा हूँ, सुबह से लेके इवनिंग तक काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रति किसी को उत्साह नहीं है कि ये बच्चा आगे बढ़े। तो मैंने वो छोड़ दिया, बोला नहीं मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और टाइम वेस्ट हो रहा है प्लस मेरा एज भी बढ़ते जा रहा है। जैसे मुझे घर में आमदनी देनी चाहिए वैसे मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो एक गिल्टी फील था मन में कि यार मेरी बड़ी बहन आज भी काम कर रही है, मेरी छोटी बहन आज भी काम कर रही है, मम्मी घर में रहती है, और मैं यही मेरे शौक़ पूरे करते रहूँ तो वो भी मेरे दिल को कहीं पे तो खाना लगा कि नहीं यार अभी ये सब छोड़ना चाहिए। ऑलमोस्ट 24-25 साल का हो चुका था, सब लोगों का करियर बन रहा था और मैं अभी भी खेल ही रहा था। लेकिन मेरे बड़े बहन का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। एक्चुअली मैं उनको मेरे पापा ही मानता हूँ क्योंकि उन्हें बहुत सपोर्ट किया। बोले बेटा भाई तू अपना खर्चा निकाल, बाकी घर हम संभाल लेंगे। उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वैसे करते करते थे 1 दिन 2 दिन बाद में थोड़ा टेंशन में था, डिप्रेशन में, यार ये कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इतना सब कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के प्रति मैं इतने लोगों के लिए हेल्प भी कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो एक ऐसे ही मेरा दोस्त है, विस्पुते नाम है उनका, तो उनको वाया किसी के थ्रू मालूम पड़ा कि इसने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड किए है। वो सही ऐसे ही घर पे आया, उसने बोला तूने इतना सब किया, तूने लोगों को क्यों नहीं बताया। मैंने बोला बहुत लोगों को मैंने बताया, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं, मैं क्या करूँ। अभी उनसे बातें करते करते बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो एक जर्नलिस्ट थे, और दूसरे दिन उन्होंने सीधा पेपर में मेरी हेडलाइन छाप दी। क्या बात है। मैंने बोला यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे डर लगता है बाकी चीज़ों से, मैं खुद को बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता। और वो चीज़ को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका था, मैंने रिकॉर्ड करके 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका था।
तो उसने दूसरे दिन पेपर में छपाया, तो एक पेपर से दूसरे पेपर में मार्केट में ग्रूमिंग होती गई कि ये यार ये उल्लासनगर का एक स्टार बच्चा है, ऐसे वैसे। तो थोड़ा अच्छा लगा कि कोई तो मुझे अच्छा बोल रहा है, हो रही आपकी टैलेंट की, आपको कदर सामने कदर आने लगी, लोग पूछने लगे, लोगों ने मुझे वाहवाही दी, शाबाशी दी। थोड़े मम्मी को भी अच्छा लगना कि नहीं बेटे ने कुछ तो अच्छा किया है। हाँ 4-5 अवार्ड मिले और अच्छा फील हुआ। फिर एक सडनली एक समय आया कि घर छोटा था, तो इतनी ट्रॉफीज लगी कि माँ ने बोला बेटा नेक्स्ट टाइम ट्रॉफी नहीं लाया तो वो चलेगा, लेकिन तू कुछ खाने के लिए लेके आ। तो बहुत बुरा लगा यार, ये तो गलत बात है। और लिटरली घर में जगह ही नहीं थी ट्रॉफी रखने के लिए, सिर्फ ट्रॉफी रख पाया मैंने, तो सर्टिफिकेट्स नहीं लगा पाया घर में, और पेपर कटिंग तो लगा ही नहीं सकता घर में। तो फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये 2 दिन का शोहरत कुछ काम का नहीं है मेरे, मुझे फिर से अपने लिए काम करना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करके मैं गवर्नमेंट के साथ काम करने लगा स्पोर्ट्स के लिए। मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे गेम खेलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे गेम से आगे बढ़ सकते, तो उनके साथ मैंने काम किया। मुंबई DIV स्पोर्ट्स पे मैंने काम किया। ओके। पहले मैं उल्लासनगर में सिर्फ 40 स्कूल के लिए काम करता था, तो मैंने वहाँ पे इतना 100% दिया कि आप एग्जैक्टली क्या करते थे, थोड़ा ऑडियंस को बताइए। जो स्कूल से बच्चे खेलने जाते गवर्नमेंट मैच के लिए, उनको मैं ऑनलाइन सपोर्ट करता था कि कैसे रजिस्टर करना है। ओके, उनसे आप उनको गेम- गाइड करते थे गाइड करता था, basically। यस यस, गाइड करता था। ओके ठीक कि है। जो आगे? मेरे ऊपर बीती है वो किसी और बच्चे के ऊपर ना बीते। ओके ओके तो ओके। मैंने प्रॉपर गाइडेंस करना स्टार्ट किया, और मैंने वहाँ पे टाइमिंग नहीं देखा कि नहीं यार अभी 10 बजे के बाद में काम करूँगा, 6 के पहले करूँगा। अगर आप मुझे 5 बजे भी बोला तो मैं 5 बजे भी वहाँ पे चला जाता था मॉर्निंग में। क्योंकि आपका अनुभव लाइफ का इतना अप्स एंड डाउन्स और इतनी जो कहते हैं ना एक संघर्ष इतना ऐसा था कि अपना कोई कदर नहीं कर रहा, और फिर भी वो दीवानगी के साथ उस शिद्दत के साथ इंसान चलता रहे। यस सर जी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप दूसरों के प्रति इतना यस सर। आपको फील होता था कि यार जो मैंने महसूस किया वो किसी- और कोई ना करे। यस सर, मुझे एक किस्सा बताना चाहूँगा। एक लड़का आया था मेरे पास, उसकी कंपटीशन को 4 या 5 दिन बाकी थे। ओके तो उसको वाया किसी ने बताया कि ये ऐसे ऐसे काम करता है। तो जो चीज़ पाने के लिए मुझे 2.5 साल लगे, वो चीज़ मैंने उसको 2 दिन में दिला दी। क्या बात है। तो मुझे अच्छा फील हुआ यार मैंने कुछ तो कमाया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा काम करना रियली जो आपको कोई नहीं दे पाया आज आपने किसी और को दिया। हाँ, 2 दिन में मैंने वो दिलवाया उसको Correct. प्रॉपर वे बताया कैसे करना है, कहाँ पे लेटर लिखवाना है। तो 2 दिन में जब उससे मिला प्राइज तो मैं खुश हो गया कि यार मैंने कुछ तो कमाया, किसी मुझे के जो feel काम हुआ, आए। किसी का काम आया। फिर वैसे ही एक के थ्रू दूसरा, दूसरे के थ्रू तीसरा। जब मैंने उल्लासनगर में काम किया तो बहुत अच्छे टीचर्स मिले, अच्छा स्टाफ मिला। तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे अपना जॉब नहीं बन रहा है महानगर पालिका में। और जो आमदनी मुझे आनी चाहिए, अब मैं 25 साल का लड़का, तो एटलीस्ट मैं 15,000 तो घर पे देना चाहिए मिनिमम। तब मेरी आमदनी थी 7,000 रुपया। ओके। मतलब 3,000 से सिर्फ 7,000 पे मैंने जंप किया, इतने रिकॉर्ड्स बना। और आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आधी थी? आधे से भी कम थी सर। हाँ आधे से भी कम। क्योंकि मुझे 2 सिस्टर संभालनी थी, मेरी छोटी सिस्टर भी काम कर रही थी, और मेरे खर्चे प्लस घर के खर्चे, ये सारी चीज़ें करनी थी। तब जब हम काम कर रहे थे पूरे मुंबई डिवीज़न में, मतलब 13 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, 5 महसूल विभाग कहते हैं और 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो उनकी जगह पे मैं एक जगह पे काम करने के लिए गया था ऐसे। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये एक बंदा यह हमारा पूरा मुंबई डिवीज़न संभाल सकता है। ओके। तब मैं 40 स्कूल से सीधा 4,000 स्कूल पे काम करने चला गया। व्हाट एन अचीवमेंट। तो वो बहुत लोग खुश हो गए कि यार ये एक लड़का है जो यहाँ से यहाँ तक गया। तो जब मैंने काम करना स्टार्ट हुआ तो 4,000 से 10,000 स्कूल तक कब पहुँचा मुझे समझ में नहीं आया। और ऐसे कारवां चलता रहा। हाँ यस 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 यस। तो वहाँ पे फिर उसके बाद शिव छत्रपति अवार्ड होता है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है उसे। ओके। वो साइट पे काम करने का मुझे मौका मिला। तब मुझे इंडिया के टॉपेस्ट प्लेयर से बातें करनी मिली, उनसे मिलना पड़ा, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। फिर मुझे मालूम पड़ा मेरा संघर्ष बहुत छोटा है। ओके। फिर मैं और जोर से नहीं, अभी तो इससे तो मेरा आपको संघर्ष- हिम्मत आती गई, फिर आपको लगा कि आपका जो इतना दर्दनाक हाँ। थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो भी आपका एक्सपीरियंस था, हाँ। फिर आपको वो जो आप पास कर चुके उस Yes. हर एक लम्हे को आपने महसूस किया, उसको छोटा समझा। ये मुझे नहीं लगता है कि सफर कुछ छोटा बड़ा हुआ, आपका जो सहन शक्ति है और आपको जो एक्सपोजर मिला, फिर आप समझने और कैलकुलेट करने लगे कि क्या एक्चुअली है। यस यस। मैं एक जगह पे गया था सर, मुझे मालूम नहीं थी कौन है वो व्यक्ति। वो इंटरनेशनल कोच थे, उनके दोनों बच्चे इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग 2-3 थे, इंडियन रैंकिंग भी नहीं थे। जब मैं, और मेरा ऐसा पर्सनल वे है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, बाकी तो वो मेरे पास आते थे फॉर्म भरने के लिए। जब मैं गया तो एक
देखा मैंने यार ये इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग 2 या 3 लोग मुझसे मिलने आए। जब मैंने देखा तो यार वो बोने लोग थे पैरा के। मैं सोच में पड़ गया यार, गॉड ग्रेस मेरे पास सब कुछ है और ये वर्ल्ड रैंकिंग है, इतने 8-10 कंट्री घूमी है, तो मेरे मन को थोड़ा और फील हुआ। फिर मैं वो सोचा कि इनके कोच के पास जाता, तो उनके कोच को मैंने देखा वो कोच थे व्हील चेयर पे। ओके। तो और बुरा फील हुआ यार, ये तो मेरा स्ट्रगल ही नहीं है मेरे लाइफ में। तो मैंने फिर उनके साथ काम किया तो उन्होंने बताया नहीं सर, हम जो कर रहे हैं बहुत अलग है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना हमारे पूरे लाइफ में किसी ने नहीं देखा हमने कि आप जो हमें मदद कर रहे हो। तो उनकी तरफ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। सत्य प्रकाश तिवारी नाम है उनका। राइट नाउ जनवरी महीने में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। ओके। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा है तो मेरे कॉन्टेस्ट बढ़ चुके हैं अभी महाराष्ट्र में, तो ऐसे किसी को मैं फ़ोन लगा के उनसे बातें करता हूँ तो अच्छा लगता है कि नहीं यार अभी तो संघर्ष और बड़ा है मेरा, और मुझे काम और बढ़ना है आगे, और बढ़ना है, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। अभी तो मैंने सर ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया है कि जो अगर मुझे कोई अच्छा लड़का या लड़की दिखे वो घर में गरीब है तो उनके घर पे जाके पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ, उनको स्पोर्ट्स में प्रॉपर ही डालता हूँ। अभी हमारे यहाँ की एक लड़की ऑटो वाले की लड़की है, 2 साल लगे मुझे काउंसलिंग करने के लिए फैमिली को। आज वो लड़की स्टेट प्लेयर है। ओके। देन उसको मैंने एजुकेशन भी ग्रेजुएशन तक फ्री करवाया। तो ये मेरे लिए लगता है कि मेरे अचीवमेंट्स है। ऐसे 3-4 लड़कियाँ मैं कहीं ना कहीं ढूंढता हूँ, बताओ आप यहाँ पे जाइए वहाँ पे जाइए, प्रॉपर वे से आगे चलिए तो आपको एक सक्सेस प्रॉपर मिलेगा। करेक्ट। जो मेरा एज वेस्ट गया है, जो मेरा टाइम वेस्ट गया, वो आपके बच्चों का ना होना चाहिए। तो यही उद्देश्य मैंने प्रो स्पोर्ट कंसल्टेंसी सर्विस मेरी छोटी सी कंपनी स्टार्ट की है। कंपनी तो मैंने स्टार्ट की थी कमाने के लिए, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम चल रहा है मेरा फिलहाल तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा उल्लासनगर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है सर, लेकिन यहाँ पे ना सर इंटरनेशनल और ओलंपिक टाइप के स्टूडेंट भी है आज, वो हमें नहीं दिखने मिल रहे। ओके। अगर हम थोड़ा पीछे जाए, ओलंपिक प्लेयर अंबरनाथ और बदलापुर में अवेलेबल है सर। ये वहाँ बात पे तो कुछ भी सच्चाई नहीं है। है और वहाँ पे आज भी हम उसे गाँव कहते हैं। अगर वहाँ पे प्लेयर बन सकते तो उल्लासनगर में क्यों नहीं? सोचने की बात है ये हमारे बहुत सोचने वाली उल्लासनगर बात के है। शहर के लिए। यहाँ पे सर ग्राउंड्स अवेलेबल है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना सकते हैं हम। यहाँ पे रोज़गारों की कमी नहीं है, मतलब हर एक चीज़ हमें आराम से मिल सकती है। लेकिन एक बच्चा अगर बदलापुर जाके ट्रेनिंग कर रहा तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं खुद बदलापुर, अंबरनाथ और कल्याण के लिए ट्रेनिंग में जाता था। ओके। तो हमारा मैक्स टू मैक्स टाइम अगर ट्रैवलिंग में चला जाए तो जो ओरिजिनल हमारा टैलेंट है वो यही दब जाएगा सर। आई एग्री। खिलाड़ी भी एक देश के लिए खेलता है सर, कोई एक पर्सनल। आई एग्री। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे उल्लासनगर के शहर में ऐसी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ हर किसी के लिए मुआयना किया जाए, कराया जाए। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि कृपया करके इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें और ऐसे और बेहतर हमारे शहर से स्पोर्ट्समैन निकले। आपका एक्सपीरियंस सुन के हमें बहुत खुशी हुई। हमें पर्सनली हमें भी बहुत एकदम प्रेरणादायक था हमारे लिए कि ऐसा संघर्ष, और हम यही कामना करेंगे कि आज जिस स्टेज पे, जिस पोजीशन पे आप हैं और आगे आप बढ़ते रहें और दूसरों भी स्पोर्ट्समैन जो एनर्जी रखते हों या वो चाहत रखते हों उनको आप और आगे बढ़ाएं और रुक जाना नहीं। थैंक यू। तो ये थी हमारी हे लोकल टीवी की एक छोटी सी पेशकश। हम इसी तरीके से आपके सामने इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाते रहेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी कहानी है स्पेशल, तो बेझिझक आप हमें हमारी न्यूज़ हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।